सोसाइटी पे सिनेमा का बहुत प्रभाव होता है। एक क्लास में करीब 55 बच्चे थे, इसमें से करीब 32-35 बच्चे शेड्यूल कास्ट के थे और प्रोफेसर को क्या नाराजगी हो गई कि 35 बच्चों को फेल कर दिया। दलित स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो आज अधिकारी हैं वो भी रिलेट कर रहे हैं। वो सिनेमा क्या नहीं कर सकता है अगर उसके अंदर काम किया गया, सच्चाई से बात को रखी जाए। तो पूरी कोटा में हमारा यही और वही रिस्पांस भी मिला हमको। हमने पूरी कोशिश की उस सिनेमा में बताने की कि इनसे नफरत मत करो, क्यों ना करो, उसका लॉजिक दिया है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एक चर्चा के विषय को विवादास्पद बना देते हैं। एक्चुअल में जिसको नेपोटिज्म कहा गया वो एक्चुअली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा बेटा है तो फर्स्ट चॉइस बेटा ही होगा ना। पहले स्टार आता था तो अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं, कॉलेज की लड़कियां खड़ी हैं, अपना दुपट्टा फेंक दिया। अभी क्या है, रील वाला बंदा और ये इन्फ्लुएंसर्स जो बड़ी स्टार जा रहे हैं उसके पास, कहाँ खड़ा कर दिया हमने अपने आप। ગુજરાતીમીડિયા.com માં આજે આપણે વાત કરવાના છીએ અનિરુદ્ધ દવે અને સંજીવ જયસ્વાલ સાથે. અનિરુદ્ધ ઇઝ એન એક્ટર, સંજીવ એ ડિરેક્ટર છે અને એક બહુ જ રસપ્રદ, કોમ્પ્લિકેટેડ અને અઘરા વિષય પર એમની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે બાબા પ્લે નામના એક OTT પ્લેટફોર્મ પર. આપણે આ OTT પ્લેટફોર્મ વિશે પણ આપણે એમને થોડું પૂછીશું અને આ ફિલ્મ જેનું નામ છે કોટા એના વિશે આપણે વાત કરીશું. थैंक यू वेरी मच. ગુજરાતીમીડિયા.com बहुत खुश हैं हम आपसे बात कर रहे हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, काफ़ी संगीन है और आजकल तो ऐसा है कि हर छोटी बात में थैंक्स टू सोशल मीडिया लोगों को बुरा लग जाता है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं. तो इस विषय पे काम करने का डिसीजन कैसे, क्यों और कितना मुश्किल था इसको एक एक फ्रेम देना, एक कहानी देना? देखिए, हमारा मानना यह है कि इससे पहले का भी जो फिल्में बनाई हमने, इससे पहले बनाई थी शूद्रा द राइजिंग, तो भी सेम सब्जेक्ट था लेकिन वो 1000 साल पहले की कहानी थी. टिपिकल था, वो भी बहुत था, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत सेंसर में बहुत फाइट करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें नहीं. फिर थिएटर के लिए फ़ाइट करनी पड़ी, फिर सोच के लिए फ़ाइट करनी पड़ी, लेकिन लोगों का सपोर्ट, लोगों का वो, और 10 साल पुरानी फिल्म अभी जब द कश्मीर फाइल आई तो उसके बाद फिर ऐसी जागी कि चारों तरफ ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा, सारी चीज़ें ट्रेंड करने लगी. सब्जेक्टिव मूवीज़ हैं, सब्जेक्ट तो हमारा मानना है कि सोसाइटी पे सिनेमा का बहुत प्रभाव होता है, बहुत असर होता है. तो कोटा एक किसी एक रियल स्टोरी की कहानी नहीं, बल्कि कई सारे इंसिडेंट्स को लेकर किस्से हुए हैं, कई सारे किस्से हुए, जिसमें सबसे चर्चित था आपका हैदराबाद का रोहित वेमुला कांड, बॉम्बे मेडिकल कॉलेज का पायल तड़वी वाला कांड, इसी तरह के पंजाब में थे गुरप्रीत सिंह, बहुत से हैं. साउथ में कई केस हुए ऐसे, दिल्ली में हुए. BMCC कॉलेज का जब किस्सा पड़ा तो हमने बड़ा ताज्जुब हुआ. तो BMCC कॉलेज मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे. एक क्लास में करीब 55 बच्चे थे, इसमें से करीब 32-35 बच्चे शेड्यूल कास्ट के थे और प्रोफेसर को क्या नाराजगी हो गई, किसी बात को ईगो पे ले लिया उन्होंने और 35 के 35 बच्चों को फेल कर दिया. अब वो सारे बच्चे बेचारे, अब फेल हो जाना कैरियर के उसमें, और वो बेचारे भटकते रहे इधर उधर. पूरा ताकत लगाने के बाद अंत में कोर्ट से फैसला हुआ और दोबारा कापियाँ जांची गई और उसमें से 25 बच्चे पास थे जो दोबारा कर पाए. तो इन सब कहानियों को लेके एक बुनी हुई कहानी है, जिससे हम हर दलित स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो आज अधिकारी हैं वो भी रिलेट कर रहे हैं. ये एहसास तो कभी जाने नहीं दिया जाता है कि हम कौन हैं, हम इंसान नहीं हैं. जो अभी बड़ी अच्छी बात कही थी कि हरिजन भी हैं, बहुजन है, लेकिन जन नहीं है. अनवर सिन्हा जी ने जो फिल्म बनाई थी आर्टिकल 15, अच्छी लगी बात, बहुत गहरी बात है. आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं, हम सब जन हैं और जन की तरह से ही जनगणमन करें, वही तो ही देश आगे बढ़ सकता है. अदरवाइज बटे रहेंगे तो बटे रहेंगे, लग जाए. और आइडेंटिटी की बात करें, एक एक्टर के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बहुत अहमियत रखती है और आपने बहुत मेन स्ट्रीम तरीके का काम भी किया है पहले और टेलीविज़न के लिए भी काम किया है. और अब आप ये जो फिल्म में काम करने का आपने डिसीजन लिया, एक कॉन्शियस चॉइस थी और एज एन एक्टर कितना मुश्किल था. और सी आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई होप मैं ये मेरी जो बात है मैं ठीक से रख पाऊँ, क्योंकि एक डिस्कशन जब नीरज सर की फिल्म मसान वगैरह जब आई थी तो एक होता था कि सवर्ण जब दलित की कथा कहने की कोशिश करता है तो वो जस्टिस नहीं दे पाता, चाहे वो एक्टर हो या राइटर हो, या तो वो उसका जो इंटेंसिटी है, वो पेन है, वो मतलब बीइंग अ वुमन मैं कहूँगी कि एक औरत की कहानी एक मेल डायरेक्टर कैसे कहेगा, उसे क्या पता चलेगा PMSing क्या है. तो एक एक्टर के तौर पे इस विषय पे काम करने का डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, क्या मुश्किलें आई? सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने ना उस पर्टिकुलर सुर को समझा जो आप बात बोल रही हैं ना.
कोई भी एक्टर जब किसी एक स्क्रिप्ट पे काम करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत ये होती है कि डायरेक्टर ने उसको जो ब्रीफ दिया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, सौरभ रावत नाम का एक किरदार है जो आपको निभाना है, उसका बैकग्राउंड ये है, उसकी अपब्रिंगिंग ये है, पिछले सालों से जिस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है या उसके माँ बाप ये हैं, उसने यहाँ तक इस मुकाम पर ऐसे पहुँचा, इन सपनों के साथ पहुँचा, सपने ऐसे धूमिल हुए और उसके साथ फिर ये हुआ। तो जब हम किसी चीज़ की पूरी जर्नी देखते हैं एक कैरेक्टर की, तो उसमें इंटरेस्ट आता है एक्टर को कि करना है नहीं करना है। प्लस ये फोर्टे इनका, आप जैसे नाम ले रही हैं दूसरे निर्देशक का, तो उन्होंने एक वो चीज़ को सोच के किया। ये चीज़ में इन्होंने बहुत रिसर्च की है। मैं कहता हूँ आज आप इंडिया का किसी एक पीएचडी करे हुए इंसान को भी अगर बुलाएं तो इन्होंने जितना उसके बारे में जाना, सोचा है, पूछा है, या जितना ये वर्क कर रहे हैं, वो कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि मैं कहूँ कि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो जब यहाँ से लखनऊ में जब इनके ऑफिस भी पहुँचा तो मैंने कहा सर ये एक अलग टॉपिक है, कंटेंट है, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने कहा मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे तो कैरेक्टर निभाना है, इर्रेस्पेक्टिव कि उसकी जाति क्या है, उसका क्या है, संप्रदाय क्या है, समूह क्या है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना चाहता हूँ जो रिलेट कर पाए, जिससे लोग जब उसको देखा समझा तो मुझे मज़ा आया। बीइंग एन एक्टर आपको जब कुछ मीठी करने को मिलता है जो अलग लीग से हट करो तो आपको मज़ा आता है। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था। आप उस मनोस्थिति को समझिए ना कि एक एक्टर तो मैं हुआ, चलिए एक वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर किन किन चीज़ों से गुजरा होगा कि वो उस लेवल पे पहुंच गया कि वो भगत सिंह की बात कर रहा है, कि वो कह रहा है कि ठीक है मेरे साथ हुआ यार, मैंने झेल लिया, अब किसी और के साथ नहीं हूँ। मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँगा नेशन के लिए, इस दुनिया के लिए। जिस कॉलेज में हम लोग शूट कर रहे थे तो वहाँ पे पूरा ऐसे ब्रेक होता था, इतने सारे स्टूडेंट आते थे, बातचीत करता था, ये था। तो कुछ छात्र ऐसे ही मुझसे बात करते थे कि सर ये टॉपिक है बहुत अच्छा। मैंने कहा कैसे अच्छा है? कह रहे हम जानते हैं। चुप। मैंने कहा बताओ ना यार, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा से। बोले नहीं सर, वैसा ऐसा होता है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज हमारा देश बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ कुरीतियाँ, कुछ ऐसी बातें अब अगर अपने दिमाग से कुछ लोग निकाल देंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसा सोचते करते हैं, आज लोग बहुत एकता और समानता की बात होती है, लोग करते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी अभी अगर कोई एक तबका है, मान लीजिए आप और मैं एक ब्राह्मण लड़का हूँ और मैं देख रहा हूँ यार मैं पढ़ता तो खूब हूँ, खूब अच्छा है, मैं मेरिट में आता हूँ, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मुझे मालूम है कितना पढ़ लूँगा तो पहले तो इनको सीट मिलेगी। तो वो एक जो मन में कड़वाहट आती है ना, वो ना आए। अगर किसी का हक है तो उसको उसका हक मिले, या फिर आप बराबरी से चलें। तो ये चीज़ सोच के मुझे लगा कि शायद अगर कहीं जिन लोगों के मन में थोड़ी सी भी अगर कड़वाहट किसी के लिए होती है तो वो मिट जाए और सब लोग और प्यार मोहब्बत से चलें, तो इससे बेहतर हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता। आपने जो कहा कि सिनेमा बहुत कुछ बदल सकता है, मैं एक बहुत बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम एक माइंडसेट है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, औरतों को लेके, कास्ट को लेके, धर्म को लेके, बहुत कुछ है। माई पॉइंट इज़ कि एक बहुत नेचुरली इंडियंस में ये चीज़ है। जैसे कि मैं कहूँगी कि मेरा नाम चिरंतना है, कोई अच्छा पूरा नाम क्या, वो तुरंत अच्छा तो आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, आप कहाँ के हैं। ये जो माइंडसेट है ना, ये कंप्लीट परिचय तब होता है। कब से, कहाँ से? वही। आपको लगता है कि सिनेमा में उतनी पावर है कि ये एक, बिकॉज सी आपने कश्मीर फाइल्स की बात कही, आई वुड से कि उसको शिंडलर्स लिस्ट के साथ कंपेयर किया गया। आई डोंट नो वेदर पुटिंग माई ओपिनियन हियर इज करेक्ट और नॉट, बट शिंडलर्स लिस्ट देखने के बाद आपको गुस्सा नहीं आता। आई वुड नॉट वॉन्ट टू वॉच अ फिल्म जिसको देखकर मुझे घिन आए, गुस्सा है किसी और पे गुस्सा। आई वुड नॉट वांट टू वॉच। दिस इज द सिनेमा। अदरवाइज तो एडवर्टीजमेंट है ना, आप पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए एक सब्जेक्टिव। व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो माइंडसेट चेंज करने की बात है, उसमें एक संवेदनशीलता भी चाहिए, उसमें जुनून काम नहीं करेगा। तो ये जो ख्याल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब सिनेमा शुरू हुआ उस समय अंग्रेजों का शासन था, उसके बाद जब सिनेमा आया तो सबसे ज़्यादा फिल्में अंग्रेजों वर्सेज क्रांतिकारियों पे ही बनती थी। आपको फील होता था, जोश होता था, लेकिन अंग्रेजों को तो किसी ने जाके तमाचा नहीं मार दिया आज तक, और ना नफरत पैदा हुई। दिस इज द राइटर। पहला ये होता था, ये होते हैं राइटर। संदेश देना जरूरी है, नफरत पैदा करवाना जरूरी नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल, हम एक कहानी बता रहे हैं, कैसा होता था यार, देखो सही लग रहा था क्या? नहीं यार ये तो सही नहीं लग रहा है। कोई भी बोलेगा, एवरीवन बोलेगा। 2 प्लेट रखी है, एक में हमने लाके घी डाल दिया और चले गए, तो पलट कर देखेंगे यार इस आदमी ने उसमें घी नहीं डाला। तो आपने कहा कि नहीं, एक औरत की पीड़ा को औरत ही समझ सकती है। इट्स ओके, इट्स नेचुरल थिंग है। लेकिन कहानीकार जब तक उस कहानी को, उस कैरेक्टर को नहीं समझेगा, उसको न्याय देने के लिए उसको जिस लेवल तक का काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा।
तो वो जो जब हो जाएगा तो वो सिनेमा सब कुछ बदल तब देगा। वो अपने बदल सत्व दिया। तक पहुंचेगा। अपने वहां तक पहुंचेगा और बदलेगा। आप देखो ना, साक्षात देखिए ना, आपको याद होगा से करीब 30-40 साल तो हो गए होंगे, एक फिल्म आई थी संतोषी माँ। पूरी ग्रंथों में कहीं संतोषी माँ का जिक्र नहीं है। जो सिनेमा एक देवी को बना सकता है, खड़ा कर सकता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वो सिनेमा क्या नहीं कर सकता है अगर उसके अंदर काम किया गया, सच्चाई से बात को रखी जाए। तो पूरी कोटा में हमारा यही और वही रिस्पांस भी मिला हमको। एक भी आदमी गाली देने के लिए नहीं आ रहा। हाँ, उसको नहीं समझती, वो बोला सही कह रहे हो सर आप। तो वही सिनेमा का मकसद है। हमारी सिनेमा का मकसद ये नहीं था कि कोटा वाले सवर्णों से नफरत करें। तो वो तो चल ही रहा है, फिर उसमें हमें करने की क्या जरूरत है? वो तो न्यूज है। घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था, उसको गोली मार दी, वो इसकी हो रहा था इसलिए उसका वो कर, उसमें हमारा क्या काम है? उसमें हमारा तो कोई काम नहीं। हमारा काम क्या है? उस बात को समझना, उसकी गहराई में जाना, एक्चुअल क्या है। हमने पूरी कोशिश की उस सिनेमा में बताने की कि इनसे नफरत मत करो, क्यों ना करो, उसका लॉजिक दिया है। एग्जैक्टली। सो That's right. एंड एज एन एक्टर, अगर हम इस पर्टिकुलर फिल्म की बात करें तो ऐसा कौन सा क्षण था या ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन था, ऐसा कोई सीक्वेंस था जो परफॉर्म करने के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू? ऑफ कोर्स यस, ये मतलब ऐसी कई चीज़ें थी। हालांकि ये इस तरीके के किरदार को निभाना ही अपने आप में, हर चीज़ में मैं तो हर रोज़ सुबह एक बार जब हम लोग कैमरा रोल करते थे, पहले इनके ऑफिस में आ जाता था कि सर ये ऐसा है, ये स्क्रिप्ट एक बार मुझे आप बता दीजिए क्या सो रहा है। जो जर्नी है ना, उसमें उसको डिवाइड किया मैंने अलग अलग भाग में। पहली बात तो मैं बता दूं, चाहे वो संजीव जी हो या कोई भी फिल्म मेकर, उनका कभी भी ये मकसद नहीं होता कि इससे हम किसी के प्रति, किसी के अंदर कोई घृणा पैदा करें या कुछ करें। इतना खर्चा करके, इतना सब कुछ करके ये मकसद नहीं होता। हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एक चर्चा के विषय को विवादास्पद बना देते हैं। चर्चा हो, डिबेट हो, उस पर करें, हाँ अच्छा है बुरा है आप बताइए, उस पर चर्चा की जा सकती है। उस पर विवाद या फिर राजनीतिक मुद्दों को लेकर आना वो नहीं। इतनी बेहतरीन फिल्म जो बनाई कश्मीर फाइल्स, उसको लोगों ने इतना पसंद किया, उसमें कुछ तो अच्छा ही है। किस एंगल से दिखाया, बताया, कुछ को बुरी लगी, कुछ को अच्छी लगी, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। किसी चीज़ का विवाद नहीं हो। वैसा भी इसमें है, कोई विवाद वाली कोई बात नहीं है। वो कैरेक्टर ऐसा था कि उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि अब इसके ग्राफ हैं अलग अलग। एक टाइम पे जब हम लोग रात को, बारिश का सीन था काफ़ी, और उसमें ये था कि अब ये उस मुकाम पर है कि अब या तो अंत है या फिर एक नई कहानी शुरू होगी इसके बाद। और बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था वो। इंटरप्रिटेशन जो है, जो ऑडियंस को देना है डायरेक्टर को, वो ये भी नहीं दे सकते कि भाई इसने ऐसा किया तो सब लोग ऐसा करो। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ एक ऐसा कदम करूंगा, एक ऐसी आवाज़ उठाऊंगा कि अब लोग मेरी सब सुनेंगे। अब तक तो मैं गुहार कर रहा हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं। छोटे से लेके बड़े तक अगर किसी ने मेरी नहीं सुनी तो अब मैं किससे अपनी गुहार करूँ? उसके बाद फिर वो जो एक चेंज ओवर आता है, या फिर एक जो वीडियो था, हमने एक वीडियो शूट किया है, वैसा एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, प्रोमो में भी था, जो कहता है ये मेरा अंतिम वीडियो है, और सबको एक बार शुक्रिया अदा कह देता है, बाय कह देता है, माँ को याद कर लेता है, बहन को याद कर लेता है जिसकी शादी नहीं हुई। वो सब उसके एक हाई स्पीड पूरी फिल्म उसके आँख सामने की, मैं किन सपनों से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आया था, मैं तो टॉपर था ना, फेल कर दिया मुझे। तो वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना एज एन एक्टर, मैंने कहा सर नहीं हो रहा अभी फिर और देखे समझे, थोड़ा समय लिया, किया। मैंने कहा कुछ म्यूज़िक की हेल्प लेता हूँ। बोले, सर ने कहा ठीक है लाइट ऑफ करो, अपने मूड में छोड़ा, किया। वो है, माहौल दिखता है, पंखे पे आपको लटकना है, कैसे आप अपने दिल को मना लोगे? बेशक हम जानते हैं फिल्म है, लेकिन आप अगर उसको रियलिज्म के इर्द गिर्द कहीं ले जाओगे और आप उतने दिल से कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होती है। ऑडियंस को 2 मिनट में लगता है अच्छा पंखे से लटक गया। पूरा वो एक इमोशनल टर्मोइल होता है एक्टर के अंदर, तो काफ़ी पेचीदगी होती है उसमें। इंटरव्यू शूट करना शुरू किया, उसके पहले हम कॉस्ट और कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे। उस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में जिसको नेपोटिज्म कहा गया, बस सही था भाई, अभी तो बात शुरू होती है, कहीं भी चली जाती है, क्यों जा रही कुछ पता नहीं चलता है। वो एक्चुअली कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा बेटा है तो फर्स्ट चॉइस बेटा ही होगा ना। एक डॉक्टर अपने बेटे को नर्सिंग होम देगा ना, पड़ोसी को बुला के दे देगा कि ये गरीब है, गांव से आया, इसको दे दूं। नेपोटिज्म मतलब नेपोटिज्म जैसी कोई बात टाइटली वर्क नहीं करता है। एक्चुअली कहा जाना चाहिए था कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनकी टर्मिनोलॉजी है। और कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन यही है कि भाई आप बड़े स्टार हैं, बड़ी फिल्म है, इट्स ओके, आपको 4 शोज मिल जाएं तो 3 हमको भी दे दीजिए, तब तो कहीं जाके लड़ाई लड़ेंगे। 1 शो हमको दे रहे हो, 4 शो, पूरे 50 शो आप खा रहे हो, हम कहाँ खड़े होंगे? वही हालत मीडिया की है, वही हालत सब जो एक सुर में चलने लगे ना, टोटल मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। कहाँ पहुँच गए हम? पहले स्टार आता था तो हमने भी वही कहानियाँ सुन के बॉम्बे आए, इसीलिए आए बॉम्बे कि देवानंद, अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं, कॉलेज की लड़कियाँ खड़ी हैं, अपना दुपट्टा फेंक दिया, दुपट्टा सड़कों पे बिछा दिया। क्या क्या ग्लैमर था। वो सिनेमा देखने के लिए आए, वो सिनेमा बनाने के लिए आए। अभी क्या है, रील वाला बंदा और ये इन्फ्लुएंसर्स,
बड़े बड़े स्टार्स जा रहे हैं उसके पास, कहाँ खड़ा कर दिया हमने अपने आप को। और वही गांव में एक लेबर, उसका वीडियो हम देखते हैं 1 मिलियन, एक लड़की खाना बना रही, खाली खिला रही है, जैसे 1 मिलियन। इट्स ओके यार, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चुटकुले अलग चीज हैं, मनोहर कहानी अलग चीज है, सत्य कथा अलग चीज है, रोमांटिक नॉवेल अलग चीज थी। एवरीथिंग इज द डिफरेंट, हाउ यू मिक्स अप। सबके लिए ऑडियंस है, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें तो अगर हम तो बताइए कितना बदल गया समय। अब हम स्टार को लेके इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हैं, और किसको फर्क पड़ा? हिंदी सिनेमा बर्बाद होने के सिवा किस इन्फ्लुएंसर ने कौन सी फिल्म चला दी? मुफ्त में कुछ देखना एक अलग चीज है, पिक्चर देखना, पिक्चर देखकर निकलना, पिक्चर को एक ग्लैंजर देना, पिक्चर को एक वो देना, वो सिनेमा था जो मेकर्स इतिहास लिख गए हिंदी सिनेमा का। अभी क्या है, कॉस्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई रूल आना चाहिए, सरकार को भी रूल आना चाहिए, क्योंकि ये तय है अगर आप प्राकृतिक सिस्टम से नहीं चलेंगे, कोई भी चीज़ जो नेचर के सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगी वो खत्म हो जाएगी। आप छोटे थे, बड़े हुए तो बूढ़े होंगे। ये एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जो ही वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, स्पेशली इन बॉलीवुड। बाकी हर जगह ऐसा नहीं है। यही वजह हुई कि रीजनल सिनेमा आज बिल्कुल जवान खड़ा हुआ है। और यहाँ कौन है अब बताइए ना, 40 से नीचे का कोई हीरो जो चल रहा हो, तो क्या हुआ, उसने लात लगा के रोक दिया, नीचे वाले को ऊपर नहीं आने दिया, और अंत में उसको वो ऊपर पहुंच चुका है तो नीचे जाना है। सारा कैलकुलेशन लग के गणित, प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नोबडी मेक सिनेमा। तो इस आपके इस संदेश के साथ मैं ये आप दोनों को कहूंगी कि प्लीज हमारे ऑडियंसेस को कहिए कि उनको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। उनको ये फिल्म, आप सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में कम बनती हैं, और कम से कम आज के माहौल में तो बहुत कम बनती हैं, लेकिन ये बहुत गहरा असर छोड़ती हैं आपके ऊपर, आपके आने वाली जनरेशन्स के ऊपर। लेकिन जो आने वाली जनरेशन्स है उसको ये पता होना चाहिए, नफरत से कभी कुछ भी जन्मा नहीं है, जन्म प्रेम से होता है। छात्र वाला माहौल रहता है। आप और हम सब लोग किसी ना किसी उम्र में हम लोग छात्र रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ज़िंदगी के चैप्टर तो आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक कॉलेज का, स्कूल का जो माहौल होता है, ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि कुछ हमारे साथ के ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में थोड़ी सी एक वो खटास आ जाती है, कुछ के दिमाग में होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे बोलते सोचते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के लोगों के साथ ही कोई रैगिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके साथ होती है, मंत्री जी के बेटे के साथ भी होती है वो। लेकिन किसी को पर्टिकुलर किसी जाति के आधार पर या किसी और वर्ग के आधार पर अगर उसको वो बोल के और जता के वो अगर कराया जाए तो वो अच्छा नहीं है। वो चीज़ हालांकि बहुत हद तक माहौल बदल भी गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में अगर वो चीज़ है, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, तो जिस पे बीतती है सिर्फ वो जानता है। एक वो बहुत अच्छी वो कविता है कि लोहे का स्वाद जो है वो लोहार नहीं जानता, वो घोड़ा जानता है जिसके मुंह में लगाम है। तो वो वाली चीज़ है कि वो जिस पे बीतती है वो समझता है। तो ऐसे आपके और हमारे इर्द गिर्द ऐसे एक कुछ लोग होंगे जिनसे आप कभी दोस्ती रही होगी या जानते होंगे, क्लासमेट्स होंगे, तो उन पे जो बीतती है वो जानने के लिए एक बार फिल्म देख लें। Thank you very much. It was lovely talking to both of you. Thanks a lot.